लेकिन विवाह को आप केवल समाज की दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों न विवाह की इजाज़त दी जाए। ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय है कि विवाह के समय दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने विवाह के व्यक्ति की परिस्थितियों का दोनों के मन पर कितना प्रभाव पड़ता है और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिज को असफल होते ही देखा है। बोलो, है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा, हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम ना होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वह विवाह कभी असफल नहीं हो सकता। चंदर बहुत साहस करके बोला, ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं। समाज शास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा, खैर छोड़ो। अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुमको सुनाते चलूंगा। लाओ, वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो। अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा। घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से जा रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु प्रांत के स्वास्थ्य विभाग के लिए एक पुरस्कार घोषित किया गया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदर के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखे छलने लगी। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथों से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था सोमवार को कौन सी तारीख है? 11 तारीख है, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुंचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यही तो है। हाँ, अब तो बिनती 3 महीने यहीं रहेगी। पापा, अब बिनती को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है पापा? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर तो है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? बस हम पढ़ेंगे, FA कर लेंगे, फिर BA, फिर MA, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो बातें तो सुनो इसकी। ला 2 नान खटाई और दे। शुक्ला हंसकर बोले, नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाइयाँ हाथ में उठाकर कहा, ला रख। नहीं, पहले वादा दो। अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाई रखकर पंखा झलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाइयाँ खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाई तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात पापा, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ, ब्याह नहीं करूँगा, यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूँगा, यह कब कहा मैंने? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल रहे हो तुम, सुधा बोली। अच्छा चलो हर, महाराजी ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, हमारे दुलार के बर्रानी जात है। महाराजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उन्हें, और सुधा भी उनका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बातें सोच रही थी। क्लास में क्या मज़ा आया था कल। गेसो कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसो के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा।
और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है, सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसू ने भी कितना बुरा माना होगा। और यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने, उठने बैठने में कतर विरोध करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर को जाने क्या कह दिया। चंदर बहुत बिगड़ा था और सुधा कितना रोई थी उस दिन। यह चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कुछ कहना मान लेता है तो उससे दुगना सुधा पर रोब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है। और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई, अरे क्या भूल गए, अब आज ही देखो सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं, और कह गए हैं 2 बजे तक के लिए, तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगा, न नींद आएगी, न किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा? इम्तिहान को कितने थोड़े दिन रह गए हैं और सुधा की तबीयत सिवा पोएट्री पढ़ने के किसी चीज़ में लगती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही थी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और फिर अपने मस्त साइकिल में घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को कब नींद आ गई पता नहीं चला। और 3 बजे जब गेसू आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे DMC का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोसिया पड़े थे। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, और ख़ास तौर पर उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को ही मात देती थी और थी इतनी गोरी गुदगुदी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाएं। मूगियाँ ओठों पर जाने कैसा छोटा गुलाब मुस्कुराता था कि बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों की बनी हो। गेसू आई। उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रूसिया से सुधा की गर्दन को गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसू ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ता से सुधा की चोटी में डोरे का एक छोर बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए में बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा, सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते हुए बोली, अब 2 बज रहे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुलाया था रानी? 2 बजे? जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसू ने बाँ में चुटकी काटते हुए कहा। उफो, सुधा बाँ झटक कर बोली, मार डाला बेदर्द कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर झड़ने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ कहे गेसू बोली, या सनम, जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब करने लगी हैं। सुधा ने चोटी के छोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांध कर नचाना उन्हें, अभी से बेताब क्यों हो जाती हो? अरे रानी, उनके चोटी कहाँ, मियाँ है मियाँ। चोटी ना सही दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ दूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई बेची है। तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊँ? बताऊँ कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? अब कब आएगी तू? गेसू, सुनो, इसी मंगल नहीं, बृहस्पति को बुआ आ रही हैं। वो चली जाएंगी तब आऊँगी। अच्छा, अब मैं चलूँ? अभी कामनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुँचानी है। गेसू मुड़ते हुए बोली, अरे बैठो भी। सुधा ने गेसू की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाते हुए कहा, अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी। गेसू ने बैठते हुए कहा, तेरा ही मर्ज लग गया है। सुधा ने हंसकर कहा, देख कहीं और भी मर्ज ना लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा। गेसू ने पलंग पर लेटते हुए कहा, अरे ये वो गुड़ नहीं कि चीटे खाएं। देखूंगी और देखूंगी क्या, देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो जाती है तू।
और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा, धत पगली कहीं की, धत पगली कहीं की। सुधा ने गेसु को एक हल्की सी चपत मारकर कहा, यह सब तेरे अपनी ख्याली पुलाव है। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी। बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक तो कभी कुछ नहीं छिपाया, न शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी ना रहती। और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उनमें की गई बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। किड्स की कविताएं पढ़कर ऐसे लगा है अक्सर मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है। लेकिन वह महज कविताओं का असर होता है, महज कविता का असर। गेसु ने पूछा, कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है। नहीं गेसु बानो, नहीं, इसमें मन को जलाने की क्या बात है। ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या मुझे मालूम नहीं होता? सुधा बोली, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधी। गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा, देखो तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन जिंदगी से जितना मुझे साबिका पड़ चुका है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है, यह खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके दामन पर हमने सिर रखा है वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे हमारा सर किसी के दामनों पर था और उसके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आँखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक आसार तेरे दिल को उस तरह छू जाते हैं जिस तरह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर रख चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है, कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे यह राज छुपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू कभी इस दर्द को मोल न लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी, तकलीफ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूंगी इसका इलाज। मुझसे पूछकर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज है, बांट ले अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुखवार है, तो इन तकलीफों के लिए नहीं बनी है मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घंटी के 3:30 बजे सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओफो 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतजार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतजार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है। आजकल वहीं तू सबको समझती है। इंतजार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे। अब इम्तिहान कितना नज़दीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है। असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा ही था कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई थी सुधा? मुझे भी चंदर ने मना कर दिया था, सुधा बोली। सहसा गेसु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा, जाने दे, पूछो ना। नहीं पूछना। नहीं पूछना क्या, खुद जाहिर है। क्या? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा, फिर कभी पूछ लेंगे। अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गया। पोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई।
कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। और पहले तुम आओ, गेसों ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे और हसरत से कह देना, तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम।